नमस्कार श्रोताओं, मैं आसिफ इकबाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट श्रृंखला की इस कड़ी में आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आकाशवाणी से सेवानिवृत्त संगीत संयोजक केवल कुमार जी से बातचीत कर रही हैं सुमोना पांडे। आइए सुनते हैं। केवल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में आपने मुझे मौका दिया और मैं सिर्फ सबसे पहले यही कहूँगा, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ उसका सारा श्रेय आकाशवाणी को जाता है जी। क्योंकि 1952 से मैं बच्चों के प्रोग्राम से जुड़ा हूँ और 14 साल तक बच्चों का प्रोग्राम किया, फिर जनरल में ऑडिशन दिया, फोक में, फिर लाइट म्यूजिक में, फिर एज ए कंपोज़र। तो ये बड़ी लंबी कहानी है और उसके बाद फिर आकाशवाणी से जो उन सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ 1980 से, और उसकी वजह से मुझे क्या क्या मिला ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। केवल जी, आपको बहुत लोग जानते हैं, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लखनऊ और लखनऊ से बाहर भी आपने बहुत नाम कमाया है। जो आपका फन है गायन का और संगीत देने का, उस फन के माध्यम से आपने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया बच्चों के कार्यक्रम से आपने ये सफर शुरू किया आकाशवाणी के साथ, तो कुछ इसके बारे में बताइए। क्या ऐसी कोई घटना थी, कैसे आकाशवाणी में आपका पदार्पण हुआ? मैं जब 6th क्लास में पढ़ता था KKV में, तो मेरा एक क्लास फेलो था, उसका नाम था अश्वनी। आप लखनऊ के ही हैं? लखनऊ के ही, मेरे पैदा भी यही हुआ हूँ जी। तो हुआ क्या कि वो हास्य में जो ये सब्जियां होती हैं इसके नाम से एक अजीब सी कहानी गढ़ के पढ़ता था और हम लोग खूब हंसते थे। अच्छा। तो हमारे जो हेड मास्टर साहब थे उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दिया कि अश्वनी तुम आकाशवाणी जाओ, मेरे एक परिचित है और वहाँ जाके मिलो, शायद तुम्हारा कार्यक्रम हो जाएगा। तो उसके नाम से चिट्ठी लिख दिया उन्होंने। वो मेरा बहुत पक्का दोस्त था, बोला कि केवल तुम भी चलो। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे नाम से लिखा है, तुम जाओ, मेरे जाने की बात ही नहीं कोई। बोले तुम नहीं जाओगे तो मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा। तो मुझे वो ज़बरदस्ती लेके आया, यहाँ ऑडिशन हुआ और ये अजीब बात है, वो फेल हो गया, मैं पास हो गया। अच्छा। और वहाँ से ये बाल संघ में कार्यक्रम जो होता था उससे जुड़ गया जी। और आपको बताया बहुत मज़ा आता था कि जब मेरी बुकिंग होती थी तो 5 रुपए कैश मिलता था मुझे उसमें पेमेंट। क्या बात है, एक छोटे से बच्चे को जब कैश मिले और वो पुरस्कार के रूप में मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरी मदर क्या करती थी, जब भी मुझे ये क्या नाम कैश मिलता था यहाँ से, तो वो कभी छाता कभी क्या वो सब लाके दे देती थी जी। कि भी तुमको ये चाहिए। हाँ। तो वहाँ से मेरी जर्नी बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुई और 14 साल तक तो बच्चों का प्रोग्राम करते रहे। तो पहले तो बाल संघ जो कार्यक्रम होता था वो लाइव होता था। लाइव होता था। तो कुछ उसके अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहिए। ये जो पुराना स्टूडियो हम लोग का है जिसमें आप कॉन्फ्रेंस हॉल आजकल आपने बनाया हुआ, वहीं से बच्चों का प्रोग्राम लाइव होता था। और यहाँ पर एक कंपोजर थे श्री विनोद कुमार चटर्जी जी। तो वो सहगान हम लोग को गवाते थे और वहीं वो पियानो था, वहीं रिहर्सल होती थी और लाइव हम लोग गाते थे जी। और इतना आप समझ लीजिए कि हमारी बुकिंग हो ना हो, मैं हर सैटरडे को यहाँ रिहर्सल में आता था और संडे को रहता था। क्या बात। एक सबसे बड़ी बात जो बताऊँ आपको कि मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है, तलफ़ुज़, वो बच्चों के प्रोग्राम से ठीक हो गया जी। क्योंकि हम लोग जो भी लफ्ज गलत बोलते थे तो वो ठीक करा दिया था जी। तो गाना वहाँ पे सीखना और कोरस में कैसे गाना, देखिए सोलो या डुएट आप गा सकते हैं बहुत आसानी से, लेकिन कोरस गाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि सबको एक साथ गाना होता है जी। तो सबको सुर मिलाना है। हाँ, हमने ये वहीं से सीखा है। तो जो ये संगीत की रुचि है ये आपके परिवार में थी कि आपको अपने आप ये रुचि? ये बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। हाँ। अनूप जलोटा के फादर जी, पुरुषोत्तम दास जलोटा और मेरे बड़े भाई साहब कृष्ण कुमार जी, वो दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे। अच्छा। और मेरे घर में सिर्फ क्लासिकल होता था, घर में हारमोनियम, तबला और तानपुरा। तो बचपन से ही मैं बहुत से राग सुनता था और बगैर सीखे कम से कम 50-60 राग मुझे ऐसे आ गए। तो जो शुरू का जो माहौल मिला मुझे संगीत का, उसने मुझे बहुत सहयोग दिया जी। और चाहे वो आप कंपोजिशन में हो चाहे गाने में, तो उसका एक सबसे जो फ़र्क मुझे पड़ा कि जब मैं 5वीं-6वीं में पढ़ता था तो वहाँ पे जो एनुअल फंक्शन होता था बच्चों के कार्यक्रम में, उसमें क्या होता था, मैं गाना कंपोज करता था और मेरे जो म्यूजिक टीचर थे वो तबला बजाते थे, हारमोनियम से क्या बात। कंपोज करता था। तो हुआ क्या कि वहाँ करते करते ये हुआ कि जब मैंने इंटर किया तो वहाँ पे उन्होंने कहा आप हमारा ज्वाइन कर लिया एज ए म्यूजिक टीचर। तो मैं एज ए म्यूजिक टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया और अब देखिए कहाँ से आकाशवाणी की जर्नी आगे शुरू हो रही जी। एक टीचर थे, बोले कि आप रेडियो में गाते हैं? मैंने कहा अब तो नहीं गाता हूँ, बच्चे प्रोग्राम में गाता था जी। बोले चलिए मैं आपके कंपोजर से मुलाकात करवाता हूँ। उनका नाम था श्री राधा वल्लभ चतुर्वेदी। अच्छा। तो उनसे मिलवाया, उन्होंने गाना सुना मेरा और बोले तुमको जरूर सिखाएंगे, तुम तो अच्छा गाते हो। तो मैं खड़ा हो गया, मैंने गुरुजी माफ़ कीजिएगा,
मैं आपकी फीस तो दे नहीं पाऊंगा। जी। कहने क्यों? मैंने कहा मेरी तनख्वाह 52.75 है। ये 1959 की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। तो मेरे फादर रिटायर हो गए, तो सारा पैसा मैं घर में देता हूँ, आपकी फीस तो दे नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं तब भी तुम्हें सिखाऊंगा। यानी आपके अंदर की छुपी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना और आपको उन्होंने आगे बढ़ाया। ये बहुत अच्छी बात होती है कि हमें एक सही गुरु मिल जाए समय पे। और देखिए क्या हुआ कि उनसे मैंने सीखा, फोक म्यूजिक में मेरी एक पार्टी बनी और उससे अप्रूव हो गया। 1960-61 की बात है कि दिल्ली में नेशनल प्रोग्राम में होली का प्रोग्राम होना था, जो यहाँ से कलाकार जाने थे। लेकिन क्या हुआ कि मैं तो चूंकि पार्टी में था, सोलो अप्रूव नहीं था जी। और ये सब लोग चाहते थे कि मैं जरूर चलूं, क्योंकि उस समय जो फोक म्यूजिक गाते थे या जो पार्टियां थी उसमें जो वो गा सकते थे वही गा पाते थे, कोई सिखाए तो उनको गाना मुश्किल हो जाता था। अच्छा। तो क्या हुआ कि आपको थोड़ा यकीन भी नहीं होगा, मेरे अकेले का ऑडिशन हुआ। अच्छा। सोलो का मैं पास हुआ और वहाँ होली के नेशनल प्रोग्राम में ले जाया गया और वो होली का कार्यक्रम इतना बढ़िया हुआ था, मुझे आज तक याद है। जी। तो वो आपने दिल्ली में जाके उस कार्यक्रम को किया और आपको यहाँ से भेजा गया एज सोलो परफॉर्मर। तो केवल जी, आपका जो सफर शुरू हुआ संगीत के माध्यम से, आकाशवाणी में आपने पदार्पण किया, आपने अपने इतने अनुभव साझा किए, क्योंकि आपके पास असंख्य ऐसी स्मृतियां होंगी, ऐसी उपलब्धियां जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे। और केवल जी, आशा भोसले जी के साथ आपकी मुलाकात कब हुई? ये बहुत रोचक बात है। हुआ ये कि जब नैया सनैया फिल्म की बात जब चल रही थी तो मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे आशा भोसले को गवाना है। तो वो बोले कि ठीक है, हम गवा देंगे, आप कोई बात नहीं। तो मैंने 3 गाने उनके लिए बनाए और बॉम्बे जाकर के उसका ट्रैक भी बना लिया। आशा भोसले जी आई और बोली कि केवल कुमार जी से मिलना। मैंने कहा मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए आप क्या क्लासिकल गाते हैं? मैंने कहा नहीं। आप लाइट क्लासिकल गाते हैं? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं लाइट म्यूजिक और फोक म्यूजिक गाता हूँ। अच्छा। चूंकि मैंने उनको 3 गाने ट्रैक में गा के कोई अपनी आवाज़ें भेज दिया था, तो उनको मेरी आवाज़ बहुत पसंद आई होगी। बोले कि आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, आप फिल्मों में क्यों नहीं गाते? आपको तो फिल्मों में गाना चाहिए, सबसे अलग आवाज़ है, इतना अच्छा गाते हैं। तो मैंने कहा आशा जी, अगर फिल्मों में गाता होता तो आपको गवाने का फख्र कहाँ से हासिल होता है? वाकई में क्या मैं सबसे कहूँगा मैंने आशा भोसले को गवाया। जी। हंसने लगी। और आपको उनकी एक खास बात बताऊँ, इतनी सहज कलाकार, इतनी बड़ी कलाकार, आप समझ लीजिए 5-10 मिनट के अंदर घर गृहस्थी की सारी बातें होने लगी। देखिए कमाल की बात है, मैं कह रहा हूँ। देखिए वही बात है, जो जितना बड़ा होता है वो उतना सहज और सरल होता है और धरती से जुड़ा होता है। ये आपके अनुभव से हमें लग रहा है कि वाकई में इतने महान हस्तियां हैं। आशा भोसले जी की अगर हम बात करें या जो भी हमारे जितने भी प्रबुद्ध जितनी हस्तियां हैं, लेकिन वो जब इस तरह से बात करते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में ये सीखने की बात है, प्रेरणा की बात। आप देखिए उनका बड़प्पन बताऊं मैं आपको कि जब मैंने उनको बुलाया तो उनकी आवाज़ बहुत ठीक नहीं थी, एक ही गाना रिकॉर्ड कर पाया। और हुआ क्या कि 20-25 साल के बाद मैं उनको भोजपुरी में गवा रहा था। अच्छा। तो ये लोगों के लिए मिराकल था, ये क्या हो गया। तो स्टूडियो के बाहर जैसे ही पहला गाना रिकॉर्ड हुआ, बाहर निकले तो मीडिया वालों ने घेर लिया। उन्होंने कहा आशा जी, आपने तो भोजपुरी फिल्मों में गाना बंद कर दिया था, आपने केवल कुमार के संगीत निर्देशन में क्यों गाया, कोई खास बात है? तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी फिल्म जो पहली आई थी उसका नाम था गंगा मैया तोए पीर चढ़ी वो, 1960 में। उसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। बोली चित्रगुप्त जी के बाद कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे पसंद आए हैं तो केवल कुमार। क्या बात है, क्या बात है। इससे बढ़ के मैं समझता हूँ मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। इससे बड़ा कोई पुरस्कार हो ही नहीं सकता कि कभी एक महान हस्ती, महान कलाकार, दूसरे कलाकार वो भी उतने ही सिद्धहस्त हैं, लेकिन उनको मानना और उनको वो सम्मान देना ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो समझा कि जो मैंने संगीत सीखा या जो कुछ किया मेरा सार्थक हो गया। बिल्कुल। यहाँ पे केवल जी मैं ये जानना चाहूंगी, लखनऊ से जाके मुंबई में अपनी जगह बनाना ये बहुत बड़ी बात है, तो क्या आपको कोई उसमें मुश्किलें आई कभी या आपने बहुत आसानी से वहाँ पे काम किया? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, बताऊँ मैं आपको। हुआ क्या कि भोजपुरी जो भाषा है वो गोरखपुर की है जी। और वहाँ पर गोरखपुर में एक नया कार्यक्रम शुरू हुआ जब मैंने ज्वाइन किया, उसका नाम था धरती गाए। और उसमें भोजपुरी गीतों को हमें संगीतबद्ध करके सुगम संगीत में ब्रॉडकास्ट करना था जी। और वो गाने जो मैंने कंपोज किए वो ऐसे पॉपुलर हुए कि आपने सुना होगा भोलानाथ गहमरी एक बहुत बड़े भोजपुरी के कवि हुए हैं जी। वो उन गीतों को, उन मेरा संगीत को सुन करके एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और खुद आकर मुझसे मिले। अच्छा। कि आपको हमारी भोजपुरी फिल्म में, उसका नाम था बैरी भैले कंगना हमार, जो पहली फिल्म थी। अच्छा। उसके लिए मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया और गाने हमसे कंपोज करवाए जी। सबसे मजे की बात बता दें कि ये जो शुरू का सफर रहा उसमें हमने ये सोचा कि हमें संगीत ऐसा देना चाहिए जो साधारण लोग भी है
वो भी सुन के उसको अट्रैक्ट हो और गुनगुनाने लगे। तो देखिए मजे की बात क्या है कि लोग 20 साल स्ट्रगल करते हैं बॉम्बे में और तब एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इंडिपेंडेंट उनको मौका मिलता है। जी। मुझे आकाशवाणी की वजह से जी डायरेक्ट फिल्म में मौका मिला। क्या बात है, वाकई में आकाशवाणी हमें बहुत कुछ दे रहा है और देता रहा है, और हम भी अगर इसके साथ जुड़े हुए हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और आप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आकाशवाणी की वजह से आपको बहुत सारी चीजें हासिल हुई। तो इस सफर में जब आपसे हम बात कर रहे हैं तो हमें बार बार ये महसूस होता है कि अगर आप में प्रतिभा है तो आकाशवाणी एक माध्यम हो सकता है उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। आकाशवाणी के साथ जुड़कर आपने लोकगीत में भी और खुद सुगम संगीत में भी आपने गाया भी और संगीत भी दिया। तो इस सफर के दौरान आपके कुछ ऐसे अनुभव भी रहे होंगे, जैसे हम लोग बातें करते हैं कि गिरिजा देवी जी का भी यहाँ रिकॉर्डिंग हुई आकाशवाणी लखनऊ से, या बेगम अख्तर साहिबा का भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, ऐसे दिग्गज कलाकार यहाँ आते रहे हैं। इनके साथ के कोई अनुभव आप साझा करना चाहें? देखिए सबसे अच्छी बात क्या हुई कि जब आकाशवाणी गोरखपुर में था तो वहाँ पर हम किसी भी कलाकार को बुला सकते थे, ऐसा था। तो हम लोगों ने जो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार थे, गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनको बुलाया और उनकी रिकॉर्डिंग करने लगे। तो मुझसे कहने कि कुछ सुनाइए अपना कंपोजिशन। मैं सुनाया तो कहते यार ये तो बहुत अच्छा है। वो हेमंत राग में जो मैंने बनाया था, कहने यार मुझको गवा दो। अच्छा, देखिए इतने बड़े कलाकार बिल्कुल, और इस तरह की बातें हमारे लिए समझ लीजिए वरदान है। बिल्कुल। और इस तरह के इतने कलाकार जो मुझे जितने, जैसे आपको बताएं कनकन बनर्जी, उनको हमारे प्रोग्राम एक्सिक्यूटिव ने कहा कि गाना गवा दीजिए उनको। तो मेरा कंपोजिशन थोड़ा मुश्किल था। बोलने लगी कि भाई ये तो मैं नहीं गा पाऊंगी इतनी जल्दी, मुझे तो बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये तो बहुत मुश्किल है। क्या है कि देखिए कलाकार बहुत सहज होता है, उसको मालूम होता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, और उस समय जो बोलता है वो समझ लीजिए उसका बड़प्पन है। और ये हमारे लिए आदर की बात है कि हमारे कंपोजिशन को इस तरह कोई इज्जत दे रहा है। आपको एक और बात बता दें, आपने डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का नाम सुना होगा। बिल्कुल। उनका 2 दिन का यहाँ पे लखनऊ आकाशवाणी में सूफी संतों पे भाषण था। उन्होंने क्या किया कि जो स्क्रिप्ट थी वो भेज दिया बाई पोस्ट। जिस दिन कार्यक्रम था इस दिन 1 बजे आए वो, और श्री रामधनी राम जी यहाँ पे स्टेशन डायरेक्टर थे, उनसे मिले। तो ये बातचीत हुई, शाम को 6 बजे कार्यक्रम है। तो उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट तो आपकी मिली नहीं तो हम तैयारी कोई कर नहीं पाए। बोले ये लीजिए स्क्रिप्ट। अब वो कुछ कह नहीं सकते थे। मुझको बुलाया गया, मैं गया तो बोले कि ये देखिए स्क्रिप्ट है और इसमें जो रचनाएं हैं वो आपको संगीतबद्ध करके शाम को प्रस्तुत करना है। मैंने देखा 35 रचनाएं थी और उस समय 1:30 बज रहा था। बोले ये तो होना है। मैंने कहा कैसे होगा, ये तो हो नहीं पाएगा। मैंने कहा कुछ आपको करना ही है कैसे भी हो, जैसे बताओ आप क्या चाहते हो। मैंने कहा फ़ोन दीजिए। तो मैंने पद्मा गिडवानी को फ़ोन किया। मैंने कहा कोई और साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, मोटोरस भी नहीं होगा। मैंने कहा आप तुरंत आ जाइए यहाँ पे। वो 2:30 बजे आई और 2:30 से 5 सवा 5 बजे तक सारे कंपोजिशन मैंने कर लिए। क्या बात। मैंने उसका इंडिकेशन लिखा कंपोजिशन का, उनको याद हो जाता था। और 6 बजे हम लोग चाय पी करके आगे बैठ गए। तो वादक कलाकार बोले कि हम कैसे बजाएंगे। हमने कहा हम आपको सब इशारे से बता देंगे। उसमें मैंने क्या किया था, क्लासिकल और फोक दोनों मिला के कंपोजिशन किए थे जी। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो खत्म हुआ तो के नैयर साहब रिटायर्ड डीडी जी बैठे हुए और आके मुझे गले से लगा लिया, कहने की यार ये बताओ कैसे किया तुमने इसको। यही सवाल मेरे भी जहन में आ रहा है केवल जी कि संगीत को पिरोना एक बड़ा काम है, एक बहुत ही बड़ी शैली है, और इतने सारे गानों का संयोजन आपने इतने लंबे सफर में किया होगा, हर गाने का संगीत अलग अलग। तो ये कैसे हो पाता है, ये कैसे संभव है, क्या साधना इसके पीछे है, या कैसे आप सोचते हैं कि हाँ ये संगीत इसमें लगना चाहिए? इसके बारे में हमारे श्रोताओं को ये तो आपने जो सवाल कर दिया ये मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा मैं आपको यहाँ से बताऊं कि जब कोविड हुआ था तो कोविड के समय 405 दिन में 504 गाने मैंने रिलीज किए थे। क्या बात। हुआ ये कि मेरे पास बम्बई से वहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर हैं दिलीप सेन, उन्होंने फ़ोन किया। मेरे पास फ़ोन आया, उसमें आवाज़ आ रही थी प्रभु प्रणाम। मैं चौंक गया, मुझे ऐसे कौन बोल रहा है। मैंने कहा कौन साहब? बोले मैं मुंबई से म्यूजिक डायरेक्टर दिलीप सेन बोल रहा हूँ। मैंने कहा आप इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं जी, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले कारण इसका। मैंने कहा बताइए। प्रभु ये बताइए एक दिन में आप 10 गाने कैसे कंपोज कर लेते हैं? उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा कि आपको सच्ची बात बताऊं कि झूठी? बोले सच्ची बताई। तो हमने कहा आप यकीन नहीं करेंगे, बताइए। मैंने कहा जैसे लिरिक्स देखा धुन बन जाती, यानी ईश्वर की नेमत है ये। मैं आपको सच बता रहा, मालूम क्या होता है, हमने ये देखा बाजे पे हाथ रखा तो जैसे लगता कोई ट्रांसमिट कर दिया किसी ने धुन। और आपको इसी से एक रिलेटेड और बात बता दें, जब मैं आकाशवाणी गोरखपुर में इंटरव्यू के लिए गया था वहां भी यही हुआ जी। सबको गीत में मुझे कविता मिली थी जो थोड़ा बनाना मुश्किल भी था, लेकिन जैसे मैं देखा उसकी धुन बन गई। तो वहाँ के जो प्रोड्यूसर थे म्यूजिक के बोले कि केवल कुमार जी इसको कैसे बनाएंगे,
मैंने कहा तो बन गई। कह बन गई क्या, पहले मिल गया था? मैंने कहा अभी आपके सामने गीत मिला है जी। तो कैसे? मैंने कहा जैसे देखा धुन बन गई, तो उनको यकीन नहीं हुआ। मुझे स्टूडियो ले गए, कहले सुनाओ, और मैंने सुनाया। बोले यार इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता है। और आपको उसका रिजल्ट बता दें, मजे की बात क्या थी कि जितने कैंडिडेट्स थे, जो बाद में पता लगा, मेरे ओवर 90% मार्क्स थे और लोगों के बिलो 40%। कमाल है। यही बात है कि जो आपके अंदर की प्रतिभा है उसको आपने कितना तराशा है, और ये आपको ईश्वर से भी नेमत मिला है। जैसे कभी रफी साहब अक्सर कहते थे कि मुझे ईश्वर गवाते हैं, उनके जो सुर है गले से वो ईश्वर निकलवाते हैं। उसी तरह का कुछ आपको भी शायद प्रदत्त है कि आपको भी ईश्वर से ये नेमत मिली हुई थी और आप आज तक इस कार्य को कर रहे हैं। केवल कुमार जी, आकाशवाणी में रहकर भी आपके बहुत सारे अनुभव ऐसे रहे हैं जिस दौरान आप रहे हैं अलग अलग केंद्रों में और आकाशवाणी लखनऊ में खास, तो किसके साथ काम करके आपको सबसे अच्छा लगा? किसी डायरेक्टर के बारे में आप बताना चाहेंगे, या आपके साथ के जो को वर्कर्स हैं उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे जिससे आपको लगा कि हाँ आपके कार्यक्रम में और अच्छा प्रभाव पड़ा? यहाँ पर थे मदन मोहन सिन्हा मनुज जी, स्टेशन डायरेक्टर। वो एक तो फोक म्यूजिक बहुत अच्छे से समझते थे और साहित्यकार भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत सी रचनाएं किया, मतलब कवि भी बहुत अच्छे थे। उनके साथ मेरा जो कार्यक्रम का जुड़ाव रहा वो बहुत अजीबोगरीब रहा, क्योंकि वो नई नई चीज़ें करते थे। मैंने यहाँ ज्वाइन किया था और कुछ ही दिन के बाद एक कार्यक्रम हुआ। आषाढ़ के पहले दिन में उन्होंने कहा कि हम करेंगे, और उसमें सारे गीत जो होंगे वो बरसात के रागों पे हो। तो हुआ क्या कि हमारे साथ जो प्रोड्यूसर थे यहाँ पे, अनिल कुमार शर्मा जी, उन्होंने कहा भाई 2 गीत हैं और आपको इनको संगीतबद्ध करके स्टेज पे करवाना है। तो एक तो था आषाढ़ से प्रथम दिवस से, वो संस्कृत का कालिदासी का एक वो था, और एक निराला जी का गीत था। अच्छा। अब क्या हुआ कि संस्कृत वाला वो मुझे बड़ा कठिन लग रहा था। तो यहाँ डॉक्टर आशाराम त्रिपाठी थे, मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि त्रिपाठी जी आपसे कुछ मदद लेनी है। बोले बताइए। हमने कहा इसको पढ़िए और इसका भाव बताइए। 7 दिन तक मैंने ये किया। तो वो क्या कि पूरी रचना मेरे दिमाग में बैठ गई, भाव बैठ गया, और वो राग देश मल्हार में कंपोज हो गया। जो हम बोल नहीं पा रहे थे वो आसानी से गाने लगे उसको संगीतबद्ध होके। और दूसरा मैंने मेघ मल्हार में गाया, आओ आओ बारिश बंधन। अब मजे की बात क्या है, जब वो सुनने आए तो उन्होंने सुना और मैंने पखावज वगैरह सब उसका प्रयोग किया। हाँ, कि मतलब लगे कि हाँ भाई बारिश हो रही है ये। तो जब मेरा उन्होंने रिहर्सल सुना, अरे बाप रे बाप भैया, इसको बीच में बिल्कुल मत रखना, ये तो सब प्रोग्राम को, सब आइटम को खा जाएगा। इसको आखिर में रखो। तो देखिए मेरे लिए कितने गर्व की बात है कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ और लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्रशंसा मिल रही है, ये मेरे लिए पूजनीय बात है। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। बिल्कुल। और ये क्या करवा कौन रहा है? सब ऊपर वाला जी। और आकाशवाणी लखनऊ के लिए वाकई ये बहुत ही गर्व की बात है कि आप इसके साथ इतने लंबे समय तक जुड़े रहे हमारे केंद्र के साथ, और हम लोगों ने भी आपको यहाँ पे कार्य करते हुए देखा है। हमारा सौभाग्य रहा कि जिस वक्त हम भी थे यहाँ पे, आप भी यहाँ पे थे, और हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है। अपने जो युवा कलाकार हैं उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि अगर कुछ साधना है तो क्या करना चाहिए? हाँ देखिए, अगर संगीत के क्षेत्र में आना है, चाहे सिंगिंग हो, चाहे वादन हो, या संगीतकार के रूप में, तो सबसे पहली बात यह है कि आप शास्त्रीय संगीत सीखें। जब शास्त्रीय संगीत आप सीखेंगे तो आपको संगीत के बारे में पता लगेगा संगीत है क्या, ज्ञान होगा। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कंपोज करना है तो भी ज्ञान की जरूरत है, गाना है तो भी ज्ञान की जरूरत है। तो आप गाएंगे तो जो समझ के गाएंगे। होता क्या है कि ईश्वर की देन है, आपने आप गा रहे हैं, शौकिया बहुत लोग गाते हैं जी, तो आपको मालूम नहीं कि वो सही है कि गलत है। जब आप सीख लेंगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम सही गा रहे हैं कि गलत गा रहे हैं। अच्छा, लाइव हमारे कार्यक्रम होते थे, सजीव कार्यक्रम होते थे, संगीत के भी होते थे, कुछ उसके अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ आप शेयर करें। आपको एक बात बता दें, फोक म्यूजिक में मैंने ऑडिशन दिया और पास हुआ। उस समय क्या था कि हारमोनियम यहाँ पे रेडियो में अलाउड नहीं था। मजे की बात क्या है कि तानपुरे पे ऑडिशन होता था फोक का भी जी। तो आप समझ लीजिए इसके मतलब जिनको स्वर का ज्ञान है वही पास होते होंगे जी। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि जब मैं पास हुआ तो उस समय बफाती खां यहाँ पर थे ढोलक पे, और हम लोगों का सब लाइव प्रोग्राम होता था। आप समझ लीजिए कि बीच में अनाउंसमेंट का कुछ ही टाइम मिलता होगा, कुछ सेकंड, कुछ नहीं। तो इतनी तैयारी करके आते थे घड़ी की सुई के हिसाब से, और तानपुरा बज रहा शुरू कर दिया जी। उसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी। सही बात। तो आप समझिए कितनी परीक्षा होती थी हर बार। बाप रे बाप, हर बार परीक्षा हो रही है। हर बार जब भी गा रहे हैं तो उसके लिए क्या था, तैयारी बहुत करनी पड़ती थी कि लाइव प्रोग्राम में तो फिर तो जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो बेकार हो गया। ग्राउंड वर्क और होमवर्क बहुत ज्यादा जरूरी था। जितने भी कलाकार आते थे
और उसमें बहुत कम कलाकार हुआ करते थे, ये बता दें आपसे। जी। और जो आते थे बहुत तैयारी करके आते थे। लेकिन ये बात बता दें, लाइव ब्रॉडकास्ट का जो आनंद है वो मैं बता नहीं सकता। जैसे लाइव परफॉर्मेंसेस प्रोग्राम, होते जी, हैं जी। तो जैसे आपको जो आनंद मिलता है, कनेक्टिविटी हाँ, होती जी, है। जी, जी, बहुत अच्छा लगता था वो। समय परिवर्तन में बहुत सारे परिवर्तन हुए और हमारे यहाँ भी अब डिजिटल का जमाना है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त के संगीत में या उस वक्त का जो हमारा परिवेश था उसमें संगीत जितना पला बढ़ा और आज के परिवेश में संगीत कितना पल बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, जो पहले होता था वो बहुत नेचुरल होता था। अब क्या है कि हम लोग को सुविधाएं बहुत सी मिल गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, उसका लाभ हम लोगों ने बहुत उठाया है। जैसे कि देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट आया है सिंथेसाइजर, तो उसका क्या, उसमें इतने इंस्ट्रूमेंट के इफेक्ट हैं, कुछ कहने को नहीं। हम मान लीजिए उतने कलाकारों को नहीं बुला सकते हैं, हमने उससे इफेक्ट ले लिया, बैकग्राउंड म्यूजिक देना उससे ले लिया है। तो जो सुविधाएं इस समय हैं टेक्निकली बहुत ही अच्छी हैं, किसी भी कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा, बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो पहले नहीं पॉसिबल था। देखिए, आपको जैसे बताऊं, पहले जो रिकॉर्डिंग्स फिल्मों में भी हुआ करती थी, चाहे रेडियो में भी होती थी, जो प्रोग्राम होता था लाइव होता था, वहां भी जैसे पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बजता था, सारे इंस्ट्रूमेंट, चाहे रिदम का हो, चाहे सितार हो, सैक्सोफोन हो, कुछ भी हो, जो उसके साथ जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सब एक मूड से गाते बजाते थे, तो उसकी बात दूसरी होती है। अब क्या होता है, हम लोगों ने क्या किया कि सिंथेसाइजर से पूरा ट्रैक बना लिया, और ट्रैक बनाने के बाद सितार वाले को बुलाया, उसको बजवा दिया। अच्छा। वायलिन वाले को बुलाया, उसको बजवा दिया। ढोलक वाले को बुलाया, उसको बजवा दिया। तो क्या सब अलग अलग आके, अच्छा डुएट है तो मेल सिंगर है उससे गा दिया, फीमेल, अलग वो बात नहीं होती जी। वो फील नहीं आता, वो भाव नहीं आता, वो बात भी नहीं आएगी जी। मैं आखिर में एक बात आपको जरूर कहूँगा, गोरखपुर में था मैं, और यहाँ पर 4-5 कंपोजर भी थे जी। लेकिन यशोधरा जो मैथिली शरण गुप्त की है, उसका एक नाटक के रूप में यहाँ पे रेडियो एडॉप्टेशन करके उसको करना था जी। और मुझको वहाँ से यहाँ बुलाया गया, जो मेरे जीवन में एक इतनी बड़ी उपलब्धि के हिसाब से मैं मानता हूँ। और वो पूरा संगीत मैंने दिया उसका, वो मेरा ऐसा रहा क्योंकि पूरी कहानी हम जानते भी थे, संगीत में रूपक जो होते थे। हाँ, तो पूरा नाटक था 1 घंटे का। जयदेव शर्मा कमल जी थे, उसका डायरेक्शन दे रहे थे, और जो मुझे उनके साथ ये काम करने का मौका मिला वो मैं कभी पूरी जिंदगी में भूल नहीं सकता हूँ। उसका संगीत ऐसा बन गया, अद्भुत बन गया, जिसका जवाब ही नहीं। बिल्कुल। तो रेडियो ही है जिससे मुझको इतना कुछ दिया कि मेरे दामन में जगह नहीं। जी। कुछ संगीत से इतर भी आपके कोई शौक है? अच्छा ऐसा है कि मुझे लिखने का बहुत शौक है। अच्छा, आप गीत भी लिखते हैं? हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ कि सुगम संगीत जो भातखंडे में शुरू हुआ है वो मैंने ही शुरू किया था। अच्छा। 2001 में उसका सिलेबस तक मैंने बनाया था। क्या बात। तो हुआ क्या कि जैसे वहाँ पर कोई खास मौका है, उस पर कोई गीत होना चाहिए और मेरे पास नहीं है, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना लिखूं। तो आप रचनाकार बन गए? हाँ और आपको बताएं कि लगभग मैंने 150 अवधि गीत लिखे हैं। अच्छा। जो लोक धुन पर आधारित है। वो इसलिए लिख दिया कि जैसे एक गीत है, मान लीजिए कजरी है, एक धुन में गाया जाता है, और तो वही गीत बार बार लोग सुन रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कि उसी धुन पे दूसरा गीत लिख दिया। ऐसे ही मेरी 150 रचनाएं हैं जो मुझे अच्छी भी लगती हैं, और जब मौका होता है लोग कहते हैं उनको दे देता हूँ, गा लो तुम। जी। हमारे जीवन के सफर के दौरान में एक बहुत कठिन परिस्थितियों का समय आया था, कोरोना टाइम में। उस वक्त आपने एक बहुत ही अद्भुत कार्य किया था, तो कुछ उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो जो पीरियड था उसको आपने संगीतमय करके लोगों के जीवन में एक उत्साह, एक ऊर्जा भरी थी, वो आपने कैसे किया था? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, इस कार्य के लिए मुझे लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का मुझे सर्टिफिकेट मिला है। क्या बात है, क्या बात। और ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है केवल जी कि हम आपके साथ इस वक्त बैठे हैं। और मजे की बात क्या है कि सुनिए, एक अशोक हमराई पहले यहाँ पर लखनऊ में थे जी, यहाँ पर कैजुअल अनाउंसर भी थे और गीतकार थे, उनके यहाँ भी मैंने रिकॉर्ड किए थे उस समय गाने। वो बॉम्बे चले गए, वहाँ बॉम्बे आकाशवाणी से भी उनका संबंध रहा है जी। जब ये लॉकडाउन गीतकार हैं, हाँ, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो मेरे पास फोन आया उनका, बोले भाई साहब क्या ऐसा हो सकता है मैं गीत लिखूं और आप धुन बना के अपने शिष्यों से गवाएं? मैंने कहा इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं, आप भेजिए। तो मैंने क्या किया, धुन बनाया और जितने हमारे शिष्य लोग थे सबको घर में मोबाइल पे रिकॉर्ड किया और भेज दिया। मैंने कहा आप लोग इसको गाइए, मोबाइल पे ही रिकॉर्ड कर मुझे भेज दीजिए, हम लोग रिलीज करेंगे। अच्छा। अब सोचिए कि साधन तो थे नहीं, किस तरह से लोगों ने गाया। आपको बताएं, उसमें सबसे जो खास बात बताना चाहता हूँ, नॉर्दर्न इंडिया की जितनी भी विधाएं संगीत की होती, सुनिएगा, ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, भजन और लोकगीत, इन दोनों पर
अब इसी में क्या हुआ कि एक सीरियल आता था टीवी पे, उसमें जो बैकग्राउंड में गाया है वो पंडित सुखदेव चतुर्वेदी जी ने गाया है जी। और बहुत अच्छा गाते हैं। तो मुझे ध्रुपद लिख के भेजा, बोले कि इसको करिए। तो मैंने कंपोज किया और डरते डरते उनको भेजा, ये लिख के। देखिए बहुत बड़े कलाकार हैं और उनका बहुत हम आदर करते हैं। उनको मैंने लिख के भेजा कि आपके चरणों में ये पुष्प अर्पित है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे गाइएगा। उनका जवाब आया, ये तो बहुत सुंदर है, हम गाएंगे जी। और रिकॉर्ड करके भेजा। तो उन्होंने मालूम क्या लिखा उसमें जी। बोले ये तो मैं अपने प्रोग्राम में भी गाऊंगा। चलते चलते हमारे सभी सुधी श्रोताओं के लिए, हमारे लिए जो हम आपके साथ जिन्होंने कार्य भी किया है और जो आपसे अभी भी सीख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वास्तव में मेहनत करते हैं जिस भी विधा में, ईमानदारी से, तो आपको मंजिल जरूर मिलेगी। केवल जी, आपसे आज भी लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आपसे किस तरह से संपर्क कर सकते हैं? आप किस तरह से लोगों को सिखा रहे हैं? क्या ऑनलाइन सिखाते हैं? देखिए ऐसा है कि मैंने जो सिखाने की बात सोची उसमें सबसे जो खास बात मैंने रखी, पैसा मुख्य नहीं रहा। जो सीखने मेरे पास आते हैं अभी लोग, कुछ एक पैसा भी देते नहीं, उनको भी वैसे ही सिखाता हूँ। जो कुछ दे देते हैं उनको भी वैसे ही सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि अगर ईश्वर ने मुझे एक कला दिया है जी, तो मुझे उसको बांटना चाहिए। और जितना देंगे उतना वापस भी मिलता है, उतनी श्रद्धा, उतना सम्मान आपको मिलता है। आप स्टूडेंट्स में क्या देखते हैं? आप क्या सोचते हैं किसको सिखाना चाहिए? हाँ देखिए, ये देखता हूँ मैं, सबसे पहले तो उसकी आवाज़ देखता हूँ। दूसरा ये देखता हूँ कि ये किस इंटेंशन से सीखना चाह रहा है जी। अगर उसका ये है कि टाइमिंग थोड़ा बहुत कर, तो वो हमें मज़ा नहीं आता है। कुछ लोग कमर्शियल भी हैं तो वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी मंच पे जाके परफॉर्म करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, बॉम्बे में एक कोर्स होता है प्लेबैक सिंगिंग का। तो मैंने बॉम्बे से एक सबसे जो खास बात सीखी है कि कैसे आप बहुत अच्छा गा सकते, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, वो सारी टेक्निक मुझे आती है। तो जो लोग बहुत अच्छा गाना चाहते हैं उनको मैं वैसे सिखा देता हूँ। जो लोग टाइमिंग, हमें 2-4 गाने सीख के गाना है रेडियो में या कहीं भी, उनको वैसे सिखा देता हूँ। तो मेरे लिए क्या होता है कि जो चीज भाव से आता है उसको उसी तरह सिखा देता। यानी गुरु में जो ये प्रतिभा होती है ना, कि जो कौशल है जो विद्यार्थी का, वो पहचान के उसके अनुरूप उससे काम करवाए, तो सबसे अच्छा काम निकल के आता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जी, हमारे वरिष्ठ और महान गायक संगीतकार श्री केवल कुमार जी, और केवल जी ने इतनी बातें हमसे साझा की, इतनी सारी प्रेरणा हमको दे के जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, और हमें लगता है सभी श्रोता जो आपको सुन रहे हैं वो इसका आनंद जरूर ले रहे होंगे। और चलते चलते आप कुछ शेर हमारे श्रोताओं के लिए कहना चाह रहे थे, तो हम अपने श्रोताओं को आपके माध्यम से वो शेर सुनवाना चाहते हैं। वो शेर सुनिए, आकाशवाणी के लिए है। खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है लेकिन, खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है लेकिन, मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। क्या बात है। अगर माध्यम नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। माध्यम आकाशवाणी, मैं प्रणाम करता हूँ उसको हजारों बार, कोटिशाह, कि उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आकाशवाणी के जरिए सेवा कर सकूं। जी, तो हम आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से और इस कार्यक्रम में आप आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार केवल। नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर आज आपने सुना आकाशवाणी से सेवानिवृत्त संगीत संयोजक केवल कुमार जी को। आकाशवाणी लखनऊ पॉडकास्ट की अगली श्रृंखला में किसी खास मेहमान के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त आसिफ इकबाल को अनुमति दें। नमस्कार।